चलो देखो, आज अपने लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया जो चैप्टर है वो है मानव में पोषण का। ठीक है, उस दिन उस चैप्टर को बिल्कुल फाइनल कर चुके थे अपने लोग। आज का चैप्टर आएगा मानव में पोषण। पोषण ठीक। देखो, बात आती है कि आखिरकार ये पोषण होता क्या है। ठीक है, और मानव के पोषण की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, इस समय अगर बात करी जाए तो मुख्य तौर पर हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि जो हमारा शरीर है या मनुष्य है, जीव जंतु हैं, उनको लिए विशेष तौर पे मनुष्य के लिए कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पढ़ के तुम सब लोग आए होगे पहले से, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या पूछता है एग्जामिनर, उनकी बात अपने लोग जो है यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले पोषण होता क्या है। जब पोषण की बात करी जाए तो पोषण जो है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया, ठीक है। और ये जैव रासायनिक क्रिया की बात करें तो यह एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शरीर का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। यानी बात ये सकती है, जो हम लोग बाहर से भोज्य पदार्थों को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उनसे क्या करते हैं, एक विशेष तौर पर ऊर्जा बनाते हैं और उस ऊर्जा से ही क्या चलता है, हमारा शरीर चलता है। ठीक है, जैसे अगर बात करी जाए नॉर्मल तौर पर देखें तो हम लोग कभी भी जो खाना खाते हैं उसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यानी हमारी सेल्स जो है वो भोजन पदार्थों का उपयोग करती हैं, वही भोज्य पदार्थ बनाती हैं, या कह सकते हैं ऊर्जा का निर्माण करती हैं। और ऊर्जा का निर्माण किसके फॉर्म में होता है? ऊर्जा जो बनती है वो किसके फॉर्म में बनती है? ऊर्जा किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, किसके फॉर्म में आती है? एटीपी के रूप में आती है ऊर्जा। ठीक है, यानी अगर हम जो भी कुछ खाते हैं वो किस में जाकर तब्दील होता है? एटीपी के तब्दील होता है। लेकिन साथ साथ बात करी जाए तो बहुत सारे विभाजन के आधार पर अलग अलग पोषण के प्रकार होते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कि पोषण वाले जो जीव जंतु होते हैं वो होते कितने प्रकार के। तो पोषण के आधार पर जीव जंतुओं का विभाजन कितने आधार पर किया गया है। ठीक है, तो मानव पोषण में जो जैव रासायनिक क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये क्रिया होगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि आखिरकार जो पोषण है उस पोषण के आधार पर कितने वर्गों में जीव जंतुओं को बांटा गया है। यानी पोषण के विभाजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर विभाजन, के आधार पर विभाजन। ठीक, देखो पोषण के आधार पर विभाजन की बात करेंगे। नमस्ते। ठीक है, कि कितने भागों में जीव जंतुओं को आखिरकार बांटा गया है। देखो, पोषण के आधार पर मुख्य तौर पर देखें तो जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हाँ बोलो, ये तो पढ़ के आए होगे नवीं क्लास में। अच्छा, देखो, एक को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्वपोषी। कौन से? स्वपोषी। और दूसरे दूसरे आते हैं विषमपोषी। ठीक है, तो पोषण के आधार पर मुख्यतः जीव जंतु को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक कहते हैं कौन? स्वपोषी, और दूसरे कहलाते हैं विषमपोषी। बात आती है स्वयंपोषी की, जो है वो कितने भागों में बांटे गए? तो स्वयंपोषी को किसी भागों में नहीं बांटा गया, उसको स्वयंपोषी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जितने भी विषमपोषी होते हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक, तीन भागों में अगर विषम पोषी की बात करें, विषम का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से। ठीक है, विषम मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, यानी कोई चीज अलग अलग तरीके की तो उसको क्या कहेंगे? विभिन्न प्रकार की है, विषम प्रकार की है। एक चीज दूसरी चीज से मैच नहीं करती तो कैसी हो जाती है? विषम हो जाती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तीन प्रकार की है। पहले जो आते हैं वो आते हैं प्राणी संभोजी। ठीक है, पहले आते हैं प्राणी संभोजी। ठीक, दूसरा जो प्रकार आता है इनका, दूसरा प्रकार आता है मृतोपजीवी का।
मृतोपजीवी। और इस विषमपोषी में तीसरा जो प्रकार कहलाता है वो कहलाता है परजीवी। परजीवी, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले कि स्वपोषी क्या होते हैं। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधों की तरह अपने खाने का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, किसी बाहरी भोज्य पदार्थों की उनको जब आवश्यकता नहीं होती है, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। अच्छा, हम लोग किस में आएंगे, स्वपोषी में, विषमपोषी में? हम आएंगे विषमपोषी में। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अपनी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम अपना खाना नहीं बना रहे हैं, किसी ना किसी और चीज के माध्यम से हम लोग खाना प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करी जाए तो जो पेड़ पौधों की तरह स्वयं अपना खाना बना लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। और जो किसी अन्य रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, विषमपोषी होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राणी संभोजी की, कि आखिरकार इनमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे। प्राणी संभोजी, आज होली के रंग उतरे नहीं लोगों की, क्या चक्कर? जनसंख्या देख के ऐसा लग रहा है कि होली के रंग ना उतरे हैं। चलो तो मेची आती है, ठीक है। हाँ, अब तब भी खत्म हो गया। पहले चलती थी भांग की पकौड़ी बहुत ज्यादा, 2-2 दिन 3 दिन तक व्यक्ति लोटा ही रहता था, पता ही नहीं चलता था उसका क्या हालात चल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, प्राणी संभोजी की बात करते हैं। तो प्राणी संभोजी की बात करते हैं, सबसे पहले क्या विशेषता इनमें पाई जाएंगी। देखो, प्राणी संभोजी की सबसे पहली विशेषता देखें तो ध्यान रखेंगे, ये जितने भी प्रकार के जीव होते हैं, यानी जितने भी प्रकार के जीव प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं, वो अपना भोजन या तो पादप के रूप में या प्राणी के किसी भाग के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके रूप में प्राप्त करेंगे, ये पादप के रूप में या जंतु के किसी भाग के रूप में, बातें नहीं, जंतु के किसी भाग के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कहीं ना कहीं बात करी जाए तो ऐसे जीव जंतु जो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं, वो या तो अपना भोजन पादप के रूप में प्राप्त करते हैं या फिर जंतु किसी भाग के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो इसमें एक उदाहरण आता है हमारा, यानी कि मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य। अब मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य खाना किस रूप में खाता है, या तो किसी ना किसी प्रकार के पादप के रूप में खाएगा या किसी ना किसी प्रकार के जंतु के रूप में खाएगा। ठीक है, अगर मुख्य तौर पर देखें तो हम लोग जैसे गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा, ज्वार, आटा, चावल, गेहूं जो भी खाते हैं हम सारे के सारे, वो सारे किसके रूप में पा रहे हैं, पादप के किसी ना किसी भाग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए दूसरा, जैसे जितने भी मांसाहारी लोग होते हैं या मांस वगैरह खाते हैं, तो किसके रूप में खा रहे हैं, जंतु के किसी भाग के रूप में खा रहे हैं। यानी ये दो तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से मनुष्य क्या कर सकता है, वो भोजन को अपने प्राप्त कर सकता है, पोषण को अपने प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सारे प्राणी संभोजी क्या होते हैं, या तो पादप के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं या फिर मनुष्य या फिर जंतु के किसी भाग के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। इनकी मुख्य तौर पर बात करी जाए तो अगर मुख्य तौर पर इनको देखते हैं एक एक करके, तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हम लोग के लिए। इसमें कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 4 कैटेगरी आती है, संभोजी जितने भी प्राणी संभोजी होते हैं इनकी कैटेगरी की बात कर लें तो 4 कैटेगरी आती है इनमें। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करिए तो जितने भी शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी शाकाहारी लोग होंगे वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। शाकाहारी में किसको रखोगे, किस जंतु को रखोगे, शाकाहारी में किस जंतु, हाँ, गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, शाकाहारी हैं, तो इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरे इस कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी में कौन रखोगे, हाँ, शेर, चीता हो गए, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मांसाहारी। फिर एक आते हैं सर्वाहारी, हाँ, जो सब कुछ खा जाए वो क्या है, सर्वाहारी में आएगा। जैसे आदमी यानी मनुष्य होता है, सब कुछ खा लेता है। ठीक है, जैसे वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, यानी पादप का भी भाग खाता है और जंतु का भी भाग खाता है, तो क्या है, सर्वाहारी हो गया, सब कुछ भक्षण है इसके लिए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि अगला जो नंबर आता है वो आता है अपमार्जक का। अपमार्जक की बात करी जाए तो इसमें वो पदार्थ आते हैं जो विभिन्न प्रकार से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे रोटी में फफूंद का हो जाना। ठीक है,
ठीक है, अपमार्जक। तो इस प्रकार से इनकी कैटेगरी कितनी रखी गई है? 4 रखी गई है। एक शाकाहारी आएंगे, मांसाहारी आएंगे, सर्वाहारी आएंगे और अपमार्जक आएंगे। तो 4 कैटेगरी किसकी आती हैं? प्राणी संभोजी की आती हैं। अगला जो पार्ट है इनका, अगला यानी कि जो विभाजन किया था हम लोगों ने, वो किसमें किया था? मृतोपजीवी में। किसमें किया था? मृतोपजीवी में। भुवनेश, मतलब जितनी संख्या कम होती है उतनी शांति होनी चाहिए, और सही बात है, उतनी तुम लोग बात करते हो, है ना? क्या हो गया? देखो चलो मृतोपजीवी की बात कर लेते हैं कि आखिर मृतोपजीवी कहा किसे जाता है, या कौन सी कैटेगरी को हम लोग मृतोपजीवी में रखेंगे। तो जितने भी जीव जंतु या पौधे जो मरे हुए जीव जंतु या पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहें तो कह सकते हैं मृत जंतु या पौधों से। ठीक है, मृत जंतु या पौधों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करने वाले। ठीक है, यानी जितनी भी चीजें तुमने देखोगे जो मरे हुए पौधों से प्राप्त करते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? मरे हुए, चाहे पौधों से प्राप्त करें या जीव जंतुओं से प्राप्त करें, वो सारे के सारे किस में आएंगे? मृतोपजीवी में आएंगे। किस में आएंगे? मृतोपजीवी में आएंगे। जैसे अगर बात करिए, तुमने देखा होगा लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, देखा है? मतलब कीड़ा निकलता है, ठीक है, हाँ, दीमक अलग चीज होती है, एक और कीड़ा लग जाता है। ठीक है, तो कीड़ा देखा हो, इतना बड़ा घुन होता है जो लकड़ी का घुन कहलाता है। ठीक है, नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या बोला? घुन गेहूं लगता है, उसको भी लकड़ी का घुन बोलते हैं फिलहाल। हाँ, वो सुड़ी टाइप की होती है, ऐसे कह सकते हो हम लोग। ठीक है, हाँ, तो लकड़ी जिंदा लकड़ी को कभी नहीं खाती है वो। जब जिंदा लकड़ी का मतलब है कि जब तक पेड़ है वो तब तक नहीं खाएगी। तुम लकड़ी को कहीं डाल दोगे तो उसमें लगता है, ज्यादातर नॉर्मली कंडीशन में ये रहता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े निकलते हैं। ठीक है, जितनी पुरानी हो जाती है लकड़ी में उतने ज्यादा मोटे मोटे जो निकलते हैं। ठीक है, वैसे उनकी सब्जी बनाई जाती है चाइना में। अरे ऐसे मुंह मत बिगाड़ो। हाँ, उन कीड़ों की। देखो एक चीज है, हाँ, अच्छा, हम लोग क्या बहुत सारी चीजों को लेकर के मुंह बिगाड़ते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई मुर्गा खा रहा है, और उस मुर्गा खाने वाले से बोलो कि चूहा खाओ, खाएगा? क्यों? चूहा मांस नहीं है? अच्छा भाई, चूहे में भी तो मांस ही है। या तो मुर्गा खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, तो चूहा खाने में क्या दिक्कत है? सीधी सी बात ये है। ठीक है, और जब चूहा खा ले रहे हो तो सुड़ी खाने में क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, हाँ, बहुत बहुत फ्राई करके बहुत अच्छी बनती है, कुरकुरी हो जाती है एकदम से। ठीक है, हाँ, नहीं मैंने ट्राई नहीं करी है, बताते हैं लोग। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें तो बहुत सारी मक्खियां खाई जाती हैं। तुमने देखा होगा मक्खियां ही फ्राई करके खाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत कुरकुरी लगती है। केकड़ा होता है सबसे ज्यादा कुरकुरा लगता है, कुरकुरे की तरह। सब खा जाते हैं, सांप वगैरह सब खाया जाता है। सांप तो नागालैंड वाले खाते हैं। अच्छा, कभी कभार जैसे पहले, अब तो नहीं आते, नागालैंड वाले आ जाते थे तो लोग उन्हें बड़ा घृणा की दृष्टि से देखते थे। नागालैंड वाले कुत्ते मार देते, मतलब मार के खा लेते थे। अच्छा, मांस खा रहे हो तो मांस किसी का भी सही, चाहे आदमी का सही, चाहे जानवर का सही, और कोई से जानवर का सही, बस स्वाद लगने की तो बात है। मुर्गे में स्वाद लग गया तो मुर्गा अच्छा, बकरे में स्वाद लग गया बकरा अच्छा, कुत्ते में स्वाद लग गया कुत्ता अच्छा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मांस खा रहे हो तो मांस ही है, कोई सा भी खा लो। ठीक है, तो जितने भी जो होते हैं मरे हुए जंतुओं से या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे मृतोपजीवी। जैसा भी मैंने तुम्हें उदाहरण जो है बता दिया। मुख्य तौर पर उदाहरण देखें तो जितने भी कवकों के प्रकार होते हैं, यानी फंगस जितनी भी लगती है ना, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ऐसे ही बात करते हैं जीवाणु और प्रोटोजोआ। जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सब इनके उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यानी तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है परजीवी को लेकर के। यानी बात करते हैं परजीवी क्या होते हैं। बातें नहीं तो एक आध को उठा के चेंज करनी पड़ेगी जगह, क्या फायदा है? ठीक है, परजीवी की बात कर लेते हैं। आखिर परजीवी क्या कहलाते हैं? देखो, परजीवी की मुख्य तौर पर बात करिए तो दूसरों जीवों पर डिपेंड होते हैं या दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो ध्यान रखेंगे, दूसरे पौधे या जंतु के संपर्क में रहकर घूमने से एक ही बार मान जाओगे। ठीक है, दूसरे पौधे और जंतु के संपर्क में रहकर जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं,
वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे अगर मुख्य तौर पर बात करिए तो फीताकृमि, फीताकृमि की बात हुई थी थोड़े दिन पहले जब विभाजन पढ़ाया था या जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ाया था, तो एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था फीताकृमि। कहाँ पाया जाता है? अरे फीताकृमि कहाँ होता है? आंत में। ठीक है, ऐसे ही होता है हुकवर्म। क्या होता है? हुकवर्म। इसके अलावा बात करिए तो मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का परजीवी, ठीक है। और ये हमारे शरीर में किसके द्वारा पहुंचता है? मलेरिया का परजीवी हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? मच्छरों द्वारा। ठीक है, मच्छरों द्वारा नहीं, मच्छरिया द्वारा है। चलो आगे बात करते हैं। यानी मादा मच्छर द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है ये हमारे शरीर में जो है पहुंच जाता है, कह सकते हैं प्रवेश कर जाता है। और इस समय जो है पूर्ण रूप से प्रकोप में चल रहा है कार्यक्रम ये। ठीक है, जितनी पहुंचाने की कोशिश हो रही है उतनी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमसे संपर्क में ना साधें ये, और वो सोच रहे हैं हम तो संपर्क में साध के ही रहेंगे। जहां मौका मिला नहीं, जहां गुड नाइट कॉइल मॉर्टिन का असर कम हुआ नहीं, वहीं पर जो है असर दिखाना शुरू कर देते हैं सारे के सारे। ठीक है, हाँ क्या? अच्छा, सब खतरनाक ही है, जिससे निपट लो वो सही है, जिससे ना निपट पाए वो खतरनाक है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा चलो, इसके बाद बात करते हैं अगला विभाजन कि पोषक आखिर होता कितना है, या पोषक को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो पोषक की बात करेंगे। देखो पोषक की मुख्य तौर पर बात करी जाए तो दो भागों में विभाजित करते हैं इसके लिए। कितने भागों में? दो भागों में। अच्छा, जैसे जंतु पादप में उदाहरण बताऊं तो सबसे बढ़िया उदाहरण जो परजीवी का होता है वो होता है अमरबेल का। किसका होता है? अमरबेल। अमरबेल तो सब लोग जानते हो, है ना? हाँ, जो मैंने पिछली बार भी बताई थी, इसको अग्गास बेल भी बोलते हैं, और जो है पीले रंग की होती है, पेड़ पौधों पर तुमने पड़ी हुई देखी होगी। ठीक है, कैसी? हाँ, धागे जैसी होती है। ठीक, हाँ, वो बढ़ती रहती है। वो क्या करती है, उसमें चूसक पाए जाते हैं, और चूसक क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं, और केमिकल के बाद क्या होता है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं पौधे के, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और उसी से अपना विकास जो है लगातार करती रहती है। उसमें पत्ते नहीं पाए जाते। ठीक है, पीले रंग की देखी होगी तुमने। और प्रोसेस ये रहती है, एक जो है, पता नहीं सही बात है गलत बात है, मैं पिछली बार भी बताया कि बहुत सारे लोग जो है ये टेस्ट करने के लिए कि लड़का होगा लड़की होगी, इसको टेस्ट करने के लिए पेड़ों पर डाल देते हैं। ठीक है, पौड़ गई मतलब फैल गई खूब बड़ी तो मानते हैं लड़का होगा, और नहीं फैली तो सुबह मानते हैं लड़की होगी। लेकिन ये जहां तक है पूर्ण रूप से अफवाही हो सकती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोषक को लेकर कि पोषक कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखेंगे पोषक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कार्बनिक होता है, बातें नहीं, कार्बनिक पोषक। अरे ठीक है, एक क्या कहलाता है? कार्बनिक कहलाता है, दूसरा अकार्बनिक कहलाता है। अकार्बनिक पोषक। ठीक है, इन दो प्रकार का पोषक जो है मुख्य तौर पर पाया जाता है। मुख्य तौर पर बात करते हैं कार्बनिक कौन सा होता है। कार्बनिक कौन सा होता है? जिनमें कार्बन के अणु पाए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कार्बनिक होंगे। जिनमें नहीं पाए जाएंगे, कार्बन के बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे, वो सारे के सारे अकार्बनिक होंगे। जैसे अगर बात करिए कार्बनिक पोषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या आता है, तो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें और क्या आता है, तो लिपिड आते हैं, प्रोटीन आते हैं, विटामिन आते हैं। लिपिड, प्रोटीन और विटामिन, ये सारे के सारे कैसे पोषक पदार्थ हैं? कार्बनिक प्रकार के। अकार्बनिक कौन से आते हैं? तो खनिज लवण। यानी हमारे शरीर में जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अकार्बनिक में आते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। ये भी सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पोषक का ही एक भाग होते हैं। कभी कभार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वृहद पोषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अगर किसी भी प्रकार का खनिज आ जाता है तो ध्यान रखोगे ये वृहद प्रकार का उदाहरण नहीं है, और अगर इनमें से कोई सा आ जाता है तो ये वृहद पोषण का उदाहरण होते हैं। वृहद पोषण का उदाहरण माने जाएंगे इनमें से कोई सा भी नाम पूछा जाए। भाई अगर बात करिए खनिज या जल में से कोई सा आता है तो ध्यान रखेंगे इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? सूक्ष्म पोषक बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक। ये वृहद पोषक है और वो क्या है? सूक्ष्म पोषक होते हैं। तो दो भागों में मुख्य तौर पर इनको विभाजित किया गया है, कह सकते हैं बांटा गया है।
अब सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य तौर पर बात करिए तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये मिलता कहां से या इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रमुख स्रोत की बात करेंगे कि किन किन चीजों में हमें जो है ये मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। भुवनेश वहां से उठो, पहले तो भुवनेश उठो, वहां से उठो, जल्दी वहां से आगे आ जाओ, तुम्हारे भविष्य की ज्यादा चिंता है मेरे लिए। आओ, ना ना नहीं, वो तो एक ही संगत है पूरी तुम्हारी, कोई अलग थोड़ी नहीं है। चल गंदी हो रही तो साफ कर लो, इससे और करी थी। चल अरे देखो स्रोत की बात करते हैं कि प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, या कह सकते हैं कहां कहां से हमें कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त हो सकता है या मिल सकता है। ठीक है, चलो फुरकान क्या हुआ, चल अच्छा ये तो अभी 11 तारीख की है। चलो देखो मेन बात करते हैं, कौन सी वाली है इस बार, मीठी है बकरा वाली है, बकरे वाली तो सब पहुंच जाएंगे ये। चलो अच्छा देखो, चलो आओ मेन चीज बात करते हैं कि स्रोत कौन कौन से है, मिलती कहां से कार्बोहाइड्रेट संभालिए। तो सबसे पहले जो उदाहरण बात करते हैं वो मिलता है गेहूं से। उदाहरण पूछता है ज्यादातर, तो ध्यान रखो गेहूं क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। चावल, और चावल में मुख्य तौर पर बात करिए तो एक चीज होती है जिसको मंड बोलते हैं या माड़ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल मांड बोलते हैं या और क्या बोलते हैं इसके लिए, इस हाँ स्टार्च तो उसमें पाया जाता है। नॉर्मली जो भाषा होती है उसको कोई स्टार्च नहीं बोलता, उसको मंड बोलते हैं या मांड बोलते हैं। ठीक है, जब अब तो नहीं होता ये सिस्टम, जब पहले जो है बहुत ज्यादा निकलता था, निकलने का एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था कि पहले जो है सेलर वगैरह में नहीं कुटते थे चावल, पहले घरों में कुटते थे, और घरों में कुटने के बाद उसके ऊपर का जो छिलका होता है, चावल जो निकलता है, धान की बात नहीं, वो भूसी की बात नहीं हो रही है, चावल के ऊपर की जो परत होती है वो मशीन द्वारा छील दी जाती है, जिसको हम सब लोग लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। पॉलिश कुछ और नहीं होता है बल्कि चावल के ऊपर की एक सतह होती है, चावल को व्हाइट करने के लिए, सफेद करने के लिए इसको छुड़ा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टार्च या मंड जो मिलता है वो चावल की ऊपरी परत में मिलता है, और इसी कारण से अब वो चावलों में देखा होगा जितने भी जो चावल लेके आओगे तुम लोग मोल वाले, उनमें नहीं उतरता है खास तौर से। ठीक है, बहुत पतला निकलेगा तो बहुत हल्का सा, ठीक है, नहीं तो निकलता ही नहीं है। ऐसे कुकर में सीटी लगाओ एक बार पक जाते हैं। पहले ये पकते तो विशेष तौर पे मिलता था ये, और सबसे ज्यादा जो है इसको लोग खाते थे जो है, और बच्चे को सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। यानी छोटे बच्चे होते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे जो ज्यादा पोषक यानी खाना वगैरह नहीं खाते हैं, उनके लिए स्टार ये जो क्या कहते हैं मांड होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है या लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है, इस कारण से। और क्या उदाहरण आता है, ठीक है, चावल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करिए तो हमारे पास मिलता है शहद। ठीक है, शहद में भी क्या मिलते हैं हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर हमारे लिए मिलता है दूध। ठीक है, दूध में भी क्या मिलता है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर मिलता है हमारे लिए चुकंदर, खजूर। ठीक, ये भी इसके क्या है, कुछ प्रमुख उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसके अलावा नॉर्मली बात करिए तो जितने भी फल होते हैं अधिकतर जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, और साथ ही साथ मांस। ठीक है, ये किसके उदाहरण मिलेंगे, हमारे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण मिलेंगे, या कह सकते हैं इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जरूरी कितना होता है शरीर के लिए। तो सबसे ज्यादा जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आवश्यकता होती है। और उपयोगिता की बात करें, उपयोगिता की बात करी जाए तो पूरे शरीर को लगभग 50 से 80% जो आवश्यकता है वो किससे पूरी करी जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। यानी ऊर्जा की जितनी आवश्यकता है उसकी लगभग 50 से 80% ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूरी करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जाती है। प्रकार की बात कर लेते हैं। देखो प्रकार की बात करी जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करिए, सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स। कौन से आते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं हम मुख्य तौर पर, तो कहां पर मिलते हैं या क्या कहते हैं, ध्यान रखना सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स का जो रूप माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं। कह सकते हैं सबसे सरलतम शुगर कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, सबसे सरलतम शुगर।
सरलतम शुगर। सरलतम का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सरलतम से क्या लेना देना है, मतलब क्यों सरल है ये? अरे कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से सरल कह रहे होंगे इनके लिए, कठिन क्यों नहीं कह रहे? एक ही कार्बन की मात्रा, अच्छा और बताओ। हाँ और कोई बताओ। हाँ प्रेम सिंह। अरे हंसने वाली क्या बात है इसमें? हाँ बताओ। अरे हाँ बॉक्सर। अच्छा कुछ और बताओ तो वही बताओ फिर। अच्छा हाँ नितिन। नितिन नाम तो आजकल समय इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रेंडिंग में है भाई नितिन गडकरी। ठीक है, और फिर भी ऐसी मट्टी कटा रहे तुम अपने नाम की। हाँ वेद प्रकाश। एक तो दो नाम जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ में, एक तो वेदों का सारा ज्ञान है उस पर भी प्रकाश साथ में है, फिर भी ऐसी हालात रहेंगे, अंधेरा ही अंधेरा छाया पड़ा जीवन में तुम्हारे तो। अच्छा तो कुछ करोड़ में से कुछ हजार तुम भी ले लो इसमें से। हाँ तभी तो बहुत फीस जमा कर रहा हो करोड़ों के मालिक होने के बाद। क्यों सरल कह रहे हैं आखिरकार? हाँ मन। अच्छा और सब जो है जो तुम्हारे लिए पहाड़ों में मिल रहा है, हिमालय की घाटियों में मिल रहा है? और तो जो है तुम्हारे लिए सब कस्तूरी में मिल रहे होंगे ना सारे के सारे। हाँ मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो पीसीसी बात की ले रहा हूँ। हाँ देखो मुख्य तौर पर बात किया है तो सरल इसलिए होते हैं कि इनकी यौगिक संरचना जो होती है, अणु की संरचना होती है वो बहुत ज्यादा सरल होती है। ठीक है, इसी कारण से क्या पाए जाते हैं, सरलतम पाए जाते हैं, इसी कारण इनको सरलतम शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें कितना यूनिट माना जाता है, तो चीनी की एक इकाई यूनिट के बराबर। किसके बराबर? चीनी की एक इकाई यूनिट, यानी कह सकते हैं शुगर का जो एक अणु होता है उसके बराबर क्या माना जाता है, इसकी एक इकाई यूनिट मानी जाती है। मुख्य तौर पर बात करें तो चीनी देखो कई प्रकार से बनती है। हमारे यहाँ गन्ना ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ गन्ने वाली चीनी मिलती है, कहीं चुकंदर बहुत ज्यादा होता है तो कहीं पर चुकंदर की चीनी मिलती है, लाली होती है चुकंदर की। हाँ चीनी लाली होती है, चुकंदर की चीनी आती है मार्केट में। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करते हैं उदाहरण किस किस रूप में मिलते हैं, तो मिलते हैं ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अच्छा तुम्हारी चाय, तुम सफेद चीनी डाल रहे हो, चाय सफेद होती है? अरे ये तो बताओ कि चाय सफेद होती है क्या? मान लो चुकंदर की चीनी की जो चाय है वो लाल हो गई, तुम्हारी सफेद होती है सफेद चीनी डालने के बाद? तो ऐसे ही चेंज हो जाता है, नहीं कुछ अंतर नहीं आता। ठीक है, हाँ हल्का कालापन रहता है बल्कि और। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा बात करिए दूसरा हो फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जहां से भी प्राप्त होगा वो सारे के सारे क्या आएंगे, सरलतम मोनोसैकेराइड्स या कह सकते हैं सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स के रूप होंगे। इसके अलावा मुख्य तौर पर बात करिए अगला जो आते हैं वो आते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ठीक है, ये कुछ प्रमुख उदाहरण जो किसके माने जाते हैं, सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स के रूप या कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण जो है माने जाते हैं। दूसरा जो भाग आता है या कह सकते हैं दूसरा पार्ट जो कहते हैं वो होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या कहलाता है, पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बात करी जाए मुख्य तौर पर तो ध्यान रखेंगे ये है कि जटिल संरचना वाले यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, जटिल संरचना वाले यौगिक होते हैं। यह एक जटिल संरचना वाले यौगिक होते हैं, संरचना वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करिए मुख्य तौर पर कितना इनका जो है समूह पाया जाता है, तो 10 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, यानी उसमें एक इकाई यूनिट था, यानी एक अणु की बात हो रही थी, इतने सरल थे कि एक अणु सिंगल रहता है। इसमें जो अणुओं का समूह रहता है, यानी जो जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे, उसमें ऐसे कम से कम 10 से लेकर के 10,000 अणु जुड़े हुए होंगे। तो 10 से लेकर के 10,000 अणुओं का समूह होता है। समूह होता है, ये कह सकते हैं बहुत अधिक जो है जटिल संरचना होती है, इसी कारण से इनको जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भी माना जाता है। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में आता है हमारा स्टार्च। स्टार्च ठीक है,
तो स्टार्च किसका उदाहरण हमारे लिए? पॉलीसैकेराइड्स का उदाहरण होता है। ऐसे अगर हम बात करी जाए तो अगला आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, अच्छा देखो स्टार्च की बात करी जाए तो स्टार्च जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, यानी कह सकते हैं जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनमें विशेष तौर पे एक केमिकल फॉर्म होता है, उसको स्टार्च बोलते हैं हम लोग। या कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बात करी जाए तो आलू हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और साथ ही साथ में कार्बोहाइड्रेट्स का जो रूप होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जमा हो जाता है। कभी आलू के चिप्स काटे, आलू के चिप्स काटते हो तो क्या मिलता है? पानी गाढ़ा हो जाता है, और पानी गाढ़ा होने के बाद जब पानी को रात भर ठहरने दो उसके लिए। बहुत बढ़िया आइडिया बता रहा हूँ तुम लोग के जितने भी चिप्स काटते हो, ठीक है? अगर या तो जानते होगे, नहीं जानते होगे तो अजमा करके देखना इस बार। जब आलू के चिप्स काटोगे 50 किलो 1 कुंटल, ठीक है, हाँ मतलब इतने आलू के, ठीक है, हाँ कम निकलो तो फिर ऐसे कम निकलेगा ना मटेरियल वो भी। तो जब आलू के चिप्स काटोगे, जो पानी में काट रहे हो तुम लगातार चिप्स, उस पानी को चेंज मत करते रहो, काटते ही रहो, उसमें सब आलू कट जाए। उसके बाद पानी को 24 घंटे के लिए या 1-1.5 दिन के लिए ठहर जाने दो। जब पानी पूरा ठहर जाए, ठहरने के बाद उस पानी को नितार दो। नितारना तो जानते हो, निकाल दो मतलब, ठीक है। लेकिन नीचे जो मटेरियल बैठा हुआ उसमें उसमें जो है कुछ भी मत करो, उसको नहीं से रहने दो। फिर व्हाइट कलर का पूरा एक मटेरियल निकलेगा उसके नीचे, बिल्कुल प्योर व्हाइट, ठीक है। व्हाइट की परत जम गई होगी, इतनी इतनी मोटी कम से कम। जब वो परत जम जाए उसके लिए उसमें कुछ मत करो, उसमें इतना काम करो कि उसमें थोड़े और आलू फेंटो, और आलू फेंट करके उसके पापड़ बना दो। ऐसे पापड़ का स्वाद ना तो मार्केट में मिलेगा ना घर पे मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तुमने कभी खाए नहीं होंगे, अगर अब की बार चिप्स बनाओ कोई भी तो आजमा करके देख लेना इस बार, ठीक है। वो इतने बेहतरीन होते हैं कि तुम्हें कहीं और खाने को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होते हैं पूरे पानी को फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो है उसका इस्तेमाल करके देखना और तुम लोग लगेगा कि कुछ बढ़िया चीज बताई है मैंने, ठीक है। हाँ चलो अच्छा करके देखना, प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ, तुम करके देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, मतलब हंसी से बता रहा हूँ तो होगा नहीं क्या? है हाँ, निवटी तो जाओगे तुम, और वैसे घर वालों पे बोझ ही हो। चलो तो हाँ ये बात भी सही है। हाँ घर वाले देखो जिंदा होते हैं तो मरने को कहते हैं, मर जाओ तो जो खुद मरे जाते हैं, ठीक है। चलो देखो तो हाँ स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इसके अलावा बाकी कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या आता है? ग्लाइकोजन। ये भी क्या है? इसका उदाहरण है, या कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स का एक उदाहरण होता है। तीसरा जो पार्ट आता है इनका वो आता है ओलियोसैकेराइड। ओलियोसैकेराइड, ओलियोसैकेराइड्स। देखो ओलियोसैकेराइड्स की मुख्य तौर पर बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा ना तो सरल होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठिन होते हैं। मुख्य तौर पर बात करी जाए तो जो ग्लूकोज होता है, या कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनकी 3 से लेकर के 10 इकाई की संरचना होती है। इकाई की संरचना यानी बहुत ज्यादा ना तो बड़ी संरचना होती है ना बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यानी 3 से लेकर 10 अणु जो है एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियोसैकेराइड्स बोलते हैं। मुख्य तौर पर बात करिए इसमें क्या क्या उदाहरण आते हैं, तो आता है सुक्रोज। सुक्रोज कौन है ये? ठीक है, सुक्रोज। दूसरी बात करिए मुख्य तौर पर, फिर आता है हमारा माल्टोज। ठीक, माल्टोज के अलावा मुख्य तौर पर बात करिए फिर आते हैं हमारे लैक्टोज। और लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। सुक्रोज की बात करिए तो सुक्रोज ही वो होता है जिसको हम लोग जो है कृत्रिम तौर पर बनाते हैं, या देखा होगा जो आइसक्रीम मिलती है 1-1 2-2 रुपए वाली, उसमें जो डाला जाता है जिसको हम सैक्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया जाता है? कृत्रिम तौर पर बनाई हुई एक शुगर का फॉर्म होता है। जैसे बात करिए आज के समय में शुगर फ्री आता है, उसकी टेबलेट्स आती हैं, पाउडर आता है, तो शुगर फ्री भी जो है वो कृत्रिम रूप से बना हुआ है। क्या होता है? एक शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख जो है रूप होता है, ठीक है। इसमें शुगर की मात्रा या लेवल क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज के जो लेवल शुगर का मात्रा कर दी जाती है वो कम कर दी जाती है, इससे शुगर वालों को मीठा तो लगे, लेकिन क्या हो शुगर का या कह सकते हैं ग्लूकोज का बहुत ज्यादा कोई असर उन पर दिखाई ना दे, ठीक है। इसीलिए मीठा करता है, लेकिन इतना ही मीठा नहीं करता कि चीनी मीठी कर दे, बस इतना है कि बेचारे बिल्कुल फीकी खा रहे, उससे थोड़ा सा सही लगने लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ मीठा नहीं होता है, रहता है मतलब जो फीका फीका ही है, लेकिन थोड़ा वो सुकून मिल जाता है जिनको मीठा खाने का ज्यादा आदत होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मीठा नुकसान नहीं देता और ना कभी मीठा जो है डायबिटीज की समस्या करता है, ये क्लियर समझ लो। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे जो खाने की फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे जो पार्ट है बॉडीकल पार्ट वो गड़बड़ करना शुरू करते हैं। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से जो है शुगर नहीं होती है?
कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से शुगर नहीं होती है? हाँ, अरे अटक रहा है। अच्छा अच्छा, चलो देखो ऐसे होता है, मुख्य तौर पर देखें तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन जो है रिलीज करा जाता है, वही क्या करता है? ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। शुगर का मतलब ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और जब वो इंसुलिन गड़बड़ करने लगता है और यानी कि पूर्ण रूप से रिलीज नहीं होता है तो शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और शुगर का ना होना भी उसी की वजह से है, शुगर का होना भी उसी की वजह से, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब बात करते हैं आगे को लेकर के, यानी अगले पार्ट को लेकर के, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं, किन किन कामों में आखिर कार्बोहाइड्रेट जो है काम आता है। कार्य की बात करते हैं, ठीक है। देखो काम की बात कर दिया है मुख्य तौर पर कि कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत क्या है, काम क्या होते हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बॉक्सर जगह चेंज करनी है क्या? ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए जैसे ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटली अगर हमें ऊर्जा चाहिए हो, एनर्जी चाहिए होती है, हम लोग ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोन डी में कुछ नहीं होता है, बस शुगर की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, फाइन रूप में होती है। और जैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट हीट में टूट जाता है, एटीपी में टूट जाता है, उसको और किसी चीज में टूटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग को क्या करता है? ग्लूकोन डी बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसे इलेक्ट्रॉल्स आता है, तो इलेक्ट्रॉल का भी यही काम होता है, मतलब बहुत जल्दी ऊर्जा के रूप में फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं और हमें ऊर्जा जो है हमारे शरीर को प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। दूसरा काम और क्या करते हैं? वसा को उपयोग में लाने का काम। वसा को उपयोग में लाने का कार्य, उपयोग में लाने का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी वसा में जो उपयोग, वसा का जो उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है वो किसके प्रभाव से किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव से किया जाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं? प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य, प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य, ठीक, क्या करने का? प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा और काम क्या करते हैं? शर्करा से ऊर्जा मुक्त करने का, यस कह सकते हैं, शर्करा से ऊर्जा संरक्षित करने का, ठीक है। ये काम किसके रहते हैं? मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के रहते हैं। अब बात करते हैं कि मान के चलो कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी हो जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। कमी से प्रभाव, ठीक है। कमी से प्रभाव का मतलब है कि अगर मान के चलो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो शरीर का वजन कम हो जाएगा। शरीर का वजन कम होना, यानी शरीर बहुत ज्यादा पतला दुबला होता जा रहा है, ठीक है, पतले दुबलेपन के शिकार होते जा रहे हो तुम लोग। तो सबसे बड़ी समस्या किसकी आ रही है? तुम्हारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसी कारण से तुम पतले दुबले होते जा रहे हो, ठीक है। जैसे तुमने देखा ही था, एक बार दिखाया था मैंने यूट्यूब पे तुम लोग के लिए, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है ना। क्या? अच्छा, क्या चीज खाए वो अभी उदाहरण बता तो दिए सारे के सारे, ठीक है, क्या क्या खाना है तुम लोग के लिए। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में खा लोगे, उसकी भी समस्या है कि ज्यादा मिल गई तब भी तो दिक्कत है। चलो आगे बात करते हैं। कार्य क्षमता का घट जाना, इधर ध्यान दो, कार्य क्षमता का घट जाना। जैसे मान के चलो कोई काम कर रहे हो, उसमें मन ही नहीं लग रहा है, बड़ा थकान सी महसूस कर रहे हो, तो सारी की सारी समस्या किसकी है? कार्बोहाइड्रेट्स की थकान का होना। अब ये थकान वो वाली थकान नहीं है कि पढ़ने बैठे और जो है मन कर रहा है, नींद आ रही है, भाई थक गए,
ठीक है, 2 मिनट बाद ही, तो वो वाली थकान नहीं है, वो तुम्हारा मन का डाइवर्ट है, ठीक है, उसको मन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो इस वजह से, ठीक है, थकान का होना। ये भी किसकी समस्या है? कार्बोहाइड्रेट की समस्या है। फोन देखे जा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ने में थकान हो रही, फोन देखने में कोई थकान नहीं है, तो समझ लो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कोई रोल नहीं है बेचारे का, ठीक है, उसको जबरदस्ती दोषी ठहराओ तुम लोग। चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा और काम करें तो इसकी कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी होने लगती है, ठीक है, कमी से प्रोटीन की कमी। अब बात आती है कि इसकी कमी से प्रोटीन की कमी क्यों होती है? प्रोटीन कमी इसलिए होती है क्योंकि इसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, तो शरीर प्रोटीन का क्या करने लगता है? उपयोग करने लगता है, जिसकी वजह से मात्रा जो है प्रोटीन की लगातार शरीर में गिरने लगती है, कह सकते हैं कम होती चली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अधिकता से क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिकता से प्रभाव, ये तो कमी से प्रभाव थे, अधिकता से क्या होगा? से प्रभाव। अधिकता क्या दिक्कत करेगी, ठीक है, देखो अधिकता की दिक्कत की बात करिए मुख्य तौर पर देखें तो सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा? मोटापा बढ़ जाएगा। भीमकाय नहीं हो जाओगे, मोटापा बढ़ना, ठीक। ये भीमकायता अलग चीज है, एक पूर्ण रूप से भीमकायता में बुद्धि चली जाती है, ये भी ध्यान रखना। चलो, तो पहला काम क्या हो गया? मोटापा बढ़ना। दूसरा काम क्या होता है? शरीर का भारी होना, अचानक से शरीर का भारी होना। भीमकायता में तो दोनों चीजें भारी हो जाती हैं, क्या? हाँ, दिमाग भी भारी हो जाता है और शरीर भी भारी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले जो है संजय सर में कार्बोहाइड्रेट कम हो रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे संजय सर के, मैंने बताया था तुम लोग को क्यों बढ़ गए हैं ना, कि उनकी थायराइड में क्या हो गई थी? गड़बड़ी हो गई थी, इस कारण से, ठीक है। चलो, तो इतनी बात थी किसको लेकर के? कार्बोहाइड्रेट को लेकर। कल ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, बाकी पीडीएफ कल ही मिल जाएगी इस चैप्टर की। अभी कौन से चैप्टर की रह गई ये बताओ मुझे, जो नहीं मिली है। संजय सर की एक वीडियो उस दिन तो कर दी थी, वही मिली है। चलो, तो और मैं उनसे पूछूंगा कौन कौन सी, चलो बंद कर देना, ठीक है।